बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल एनालिसिस को डिफ़ाइन किया था और साथ साथ हमने फंक्शन और स्पेस के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम स्पेस का जो बेसिक टॉपिक है फील्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने वेक्टर स्पेस को बेसिकली डिस्कस करना है, बट वेक्टर स्पेस को समझने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक हमारा ज़रूरी है वो है हमारे पास फील्ड। तो आइए देखते हैं फील्ड क्या है। तो फील्ड को हम डिफाइन यूँ करते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज़ यानी बेसिकली फील्ड हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। सेट के बारे आप पहले जानते हैं कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एक सेट लिया, उस सेट के ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने ऑपरेशन अप्लाई किए, इज कॉल्ड फील्ड। वो हमारा जो सेट है उसको हम फील्ड का नाम देंगे। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड द एक्सियम्स ऑफ अ फील्ड आर सेटिस्फाइड। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उस सेट के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं तो हम सेट का नाम चेंज करके रख लेते हैं फील्ड। 11 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेट के ऊपर होल्ड करनी चाहिए। होल्ड कर गई तो वो सेट हमारा फील्ड बन जाता है, और अगर होल्ड ना करें तो फिर वो सेट हमारा फील्ड नहीं कहलाता। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी वो हमारे पास है क्लोजर लॉ। 3 टाइप्स के हम प्रॉपर्टीज़ फील्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एडिशन लॉज, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन लॉज, नंबर 3 हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमारे 5 एडिशन के लिहाज से, 5 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 10 हो गए, एक हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं उस सेट का हम नाम रख लेते हैं फील्ड। वो कौन कौन से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन लॉज में से सबसे पहला जो हमारा रूल है उसका नाम है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, आप फील्ड में से कोई से 2 नंबर उठाएं, फिर उनको आपस में ऐड करें, जो आंसर हो वो आंसर वापस उसी सेट में आना चाहिए। अगर ये बात होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। कोई भी आप सेट ले सकते हैं, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे देखें कोई से 2 मर्जी नंबर उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक 3 ले लेता हूँ, दूसरा 50 ले लेता हूँ नेचुरल नंबर में से। अब मैंने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 3 + 50, क्या वापस आंसर आता है 53? क्या 53 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? तो ये बात क्लियर है कि 53 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी द सेट n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये क्लोज है। दूसरी फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? -47। क्या ये वापस नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब ये है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप सेट में से 2 नंबर उठाएं, उनको आपस में ऐड करें, आंसर वापस उसी सेट में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉज सेम होंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी पहला रूल क्लोजर है। क्लोजर वही कि 2 नंबर उठाएं और इस केस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर अगर वापस उसी सेट में आ जाए तो हम बोलते हैं ये हमारे पास क्लोजर है, अदरवाइज ये क्लोजर नहीं है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 -1। अब देखें मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया ये सेट क्लोज है या नहीं, यानी इस पे क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो रूल क्या है? मैं सेट के कोई से 2 एलिमेंट उठाऊं
उनको मल्टीप्लाई करूं, आंसर इसी सेट में आना चाहिए। देखिए अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आएगा 1, वापस सेट ए में आता है। 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर -1 वापस सेट ए में आता है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर +1 वापस सेट ए में आंसर आता है। -1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा -1, आंसर वापस उसी सेट में आता है। तो आपने देखा मैंने कोई से दो मर्जी के एलिमेंट्स उठाए, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा वापस उसी सेट में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारे पास सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज सेट कहलाएगा। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट समझने की है, मोस्टली हमारे पास ये जो क्लोजर लॉ है, चाहे आप एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं या आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं, मोस्टली हमारे पास जो इनफाइनाइट सेट है उनमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, लेकिन फाइनाइट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता। यानी मैं यूँ कहूँ 90% ये होता है कि इनफाइनाइट सेट में तो क्लोजर लॉ है लेकिन फाइनाइट में होल्ड नहीं करता। लेकिन चंद केस हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें सेट हमारे फाइनाइट भी होते हैं और उनके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड भी कर जाता है। जिस तरह ये एग्जांपल आपके सामने है। सिमिलरली अगर आप ये वाला सेट ले लें, 1 -1 अयोटा -, अयोटा, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है। या सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, अगर आप रेसिड्यू क्लासेस वाले सेट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं मॉडुलस 4 के लिहाज से बात करूं तो रेसिड्यू क्लासेस का सेट बनेगा 0, 1, 2 एंड 3। तो ये फाइनाइट सेट है, इनके अंदर हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप आम सेट की बात करें, नेचुरल है, होल है, सिंपल सेट्स जो हम 1, 2, 3 की शक्ल में लेते हैं, उनमें केसेस ये बनता है मोस्टली फाइनाइट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता, इनफाइनाइट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ क्लोजर लॉ आपको समझाने का। क्लोजर लॉ क्या कहता है, सेट में से 2 नंबर उठाएं, ऐड करें, आंसर उसी सेट में आना चाहिए। एडिशन के लिहाज से 1, 2, 3 अप टू 20। अब मैंने एक सेट ले लिया जो कि फाइनाइट है, चेक करता हूँ इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं। देखें मैं यहाँ से 1 और 3 2 नंबर उठाता हूँ इस सेट में से, इनको आपस में ऐड करूँगा तो आंसर मेरे पास आता है 4 विच इज़ आल्सो बिलोंग्स टू ए। अब सवाल यह है कि क्या क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। याद रखें लॉ उस वक्त बनेगा जब एक बात पूरे सेट पे अप्लाई हो, यानी सेट के कोई से 2 नंबर उठा लें, उनको ऐड करें, आंसर वापस इसी सेट में है, तब तो क्लोजर लॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक 15 नंबर ले लेता हूँ और दूसरा 10 ले लेता हूँ इसी सेट में से। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करें तो आंसर आपके पास आता है 25, जो कि इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है ये जो हमारा सेट है एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। आप कहेंगे कि कुछ नंबर के लिए तो होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर तमाम नंबर के लिए बात होल्ड कर जाती, कोई से नंबर मैं उठाऊं, ऐड करूं, आंसर इसी सेट में आ जाता, फिर तो ये क्लोजर लॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लूं कि आया इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं, तो इन्हीं 2 नंबर को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 2 नंबर हमने उठाए, ए में से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी कितना होगा 150। तो ये हमारे पास वापस उस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता। उम्मीद करता हूँ क्लोजर लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं फील्ड के बारे में। तो मैंने बोला फील्ड बेसिकली एक सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, 5 एडिशन लॉज, 5 मल्टीप्लिकेशन लॉज और एक होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो 5 एडिशन में से
पहला हमारा रूल है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है आप सेट में से 2 नंबर उठाएं, उनको आपस में ऐड करें, आंसर वापस उसी सेट में आना चाहिए। आ जाता है, क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन लॉस की बात करें तो पहला इसमें भी क्लोजर लॉ है कि 2 नंबर उठाएं, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर उसी सेट में आ जाए, तो हम बोलते हैं ये हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। सेकेंडली हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास 3 नंबर हों तो उनको ब्रैकेट चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं पहले ए और बी को ऐड करूं, जो आंसर है उसको सी में ऐड करूं, या यूँ करूं पहले बी और सी को ऐड कर लूं, जो आंसर है उसको ए के साथ ऐड करूं, आंसर विल बी सेम। क्या ये बात ठीक है? आप देख लें, 2 + 3 5 2 3 5। अब ब्रैकेट चेंज करें, यहाँ पे देखिए 2 + 3 5 + 5 तो आपके पास 10 आएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से देखें 2 + 5 + 3 8, तो 2 + 8 आंसर अगेन 10। तो ब्रैकेट चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी यही केस है कि पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर को सी से ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं नंबर को मैं ले लेता हूँ 2 3 × 5 2 3 5। अब देखते हैं क्या आंसर सेम है या नहीं है। 2 3 6 बनेगा, 6 × 5 30 आ जाएगा, 2 × 5 3 1 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 30, आंसर विल बी सेम। तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ओके, 5 हमारे एडिशन लॉज हैं, 2 हमने पढ़ लिए, पहला क्लोजर है, दूसरा एसोसिएटिव है। नेक्स्ट रूल को हम पढ़ते हैं। फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास दोनों केसेस में आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। वैसे तो हम इसको लास्ट पे लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट पे लिख रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, एक्सियम भी बोलते हैं और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो आपको नाम बेस्ट लगे। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अगर आप सेपरेट लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप कोई से 2 नंबर उठाएं सेट में से, इनको आपस में ऐड करें, फिर इनको रीअरेंज करें, इनका ऑर्डर चेंज करें, इनकी तरतीब चेंज करें, तब भी ये सेम रहेगा, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं, आप क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस रूल को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। 4 नंबर पे आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या एडिशन के लिहाज से हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी हमारे नंबर हैं, देयर एग्जिस्ट 0 belongs to f such that a plus of 0 equal to 0 plus of a is equal to a। भी फील्ड के अंदर हमारे पास एक नंबर, एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो एडिशन के लिहाज से फील्ड के अंदर एक नंबर 0 ऐसा होना चाहिए कि 0 को आप किसी के साथ ऐड करें तो वो उसको चेंज ना करें। ये तो सिंपल सी बात है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम क्या बोलेंगे कि जितने भी सेट के अंदर नंबर्स हैं उनमें एक नंबर 1 बिलोंग्स टू f
एक नंबर 1 ज़रूर होना चाहिए, 1 का होना ज़रूरी है, सच दैट 1 डॉट ए डॉट 1 इज़ इक्वल टू ए, यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो किसी को चेंज नहीं करेगा। देखिए अगर इन दोनों बातों को मिलाएं तो आप कंबाइन करके यहाँ पे एक जुमला बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी को चेंज नहीं करता। बात करें अगर एडिशन के लिहाज से तो हमारे पास एडिशन के लिहाज से 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी पे इफेक्ट नहीं करता, यानी 2 + 0 आंसर 2, 3 + 0 आंसर 3। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी को चेंज नहीं करता, 2 × 1 आंसर 2, 3 × 1 आंसर 3। बात करें सेट के लिहाज से तो यूनियन के लिहाज से जब आप ऑपरेशन यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन के लिहाज से एम्प्टी सेट आइडेंटिटी है, यानी एम्प्टी सेट ऐसा सेट है आप जिसके साथ भी उसका यूनियन ले लें वो उसको चेंज नहीं करेगा। इंटरसेक्शन की बात कर लें तो इंटरसेक्शन के लिहाज से वो जो सेट होता है वो खुद आइडेंटिटी सेट होता है, क्योंकि वो जिसके साथ भी आप इंटरसेक्शन लेंगे आंसर में वही सेट आएगा। ये एक लंबी डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जाता, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस के लिहाज से ऑर्डर 2 की बात करें तो हमारे पास 1 0 0 1 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से 0 0 0 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी शॉर्टली मैं यूँ कहता हूँ कि आइडेंटिटी की जब बात आती है तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, ऐसी चीज़ जो किसी को चेंज ना करे, इफेक्ट ना हो, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी। तो एडिशन वो हम डिपेंड करता है ऑपरेशन किसके लिहाज से आप बात कर रहे हैं उसके लिहाज से आप आइडेंटिटी लिखेंगे। तो जो फील्ड है उसके अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का होना ज़रूरी है। तो फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्लोजर, उसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए एडिशन के लिहाज से भी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तीसरे नंबर पे कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। चौथे नंबर पे आइडेंटिटी होनी चाहिए एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, दोनों के लिहाज से होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे तो ये हमारे यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो फाइनल हो जाएंगे। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, या हम बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि आप सेपरेटली बात कर रहे हैं तो एडिशन के लिहाज से होगा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा नंबर है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। कोई भी अगर आप फील्ड के नंबर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट माइनस ए एडिशन के लिहाज से बिलोंग्स टू एफ सच दैट भी हर पॉजिटिव का नेगेटिव होना चाहिए, सच दैट कि अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या हम बात करते हैं कि जितने भी फील्ड में नंबर्स हैं देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू f सच दैट a डॉट 1/a डॉट a आंसर इज इक्वल टू 1। भी हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हर नंबर का रेसिप्रोकल होना चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए। एडिशन के लिहाज से हर नंबर का नेगेटिव होना चाहिए कि जब हम उन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0। इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम यूँ बोलते हैं कि इनवर्स, दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं अगर उनको आपस में ऑपरेट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हैं उनको अगर आपस में ऑपरेट किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जब आप उनको आपस में ऐड करें आंसर 0, मल्टीप्लाई करें आंसर 1। यानी इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे कि अगर उनको आपस में ऑपरेट करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, तो वो नंबर एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं।
तो एडिशन के लिहाज से तो सिंपल सा काम है कि 2 का इन्वर्स -2 होगा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 2 का इन्वर्स 1/2 है, चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। तो फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इन्वर्स होना चाहिए और एडिशन के लिहाज से भी इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास होगी 10 प्रॉपर्टीज, 5 एडिशन के लिहाज से और साथ साथ 5 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब हमारे पास आखिरी एक प्रॉपर्टी रहती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या बताता है? 11 नंबर पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ ए इंटू बी प्लस ऑफ सी इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ ए सी। यानी जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर हैं उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगे, माइनस है तो माइनस लगे। यानी जनरलाइज अंदर अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी नंबर हैं तो ये ए इन सब के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये जो हमारा रूल है ए हमारा लेफ्ट साइड पे है, इस रूल को बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली इसको आप यूँ भी लिखते हैं ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ऑफ बी सी। अब मैंने क्या किया, ये जो नंबर सी है इसको मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास नंबर है, रूल है, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यूँ आपके पास सेट के अंदर एफ के अंदर 11 प्रॉपर्टीज पूरी हुई। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये 11 टाइप की प्रॉपर्टीज होल्ड करें, एडिशन के लिहाज से 5 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और 1 डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर किसी सेट के अंदर ये 11 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए उस सेट का नाम रख लेते हैं फील्ड। याद रखें हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर स्पेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि स्पेस भी एक सेट ही होता है जिसमें हम इसी तरह की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अगर वो होल्ड कर जाएं तो वो स्पेस बन जाता है, होल्ड ना करें वो वापस वही सेट रहता है। तो फील्ड क्या है? फील्ड भी एक सेट ही है, लेकिन एक ऐसा सेट है जिसमें 11 प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर ये 11 की 11 सारी बातें पूरी हैं। तो बात करें नेचुरल नंबर की, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी उसमें 0 होता है, 0 उसमें नहीं है। अगर आपको चेक करना आ जाए कि चेक करें कि ये सेट फील्ड है या नहीं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें होती हैं। नंबर 1 आप उसकी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 चेक करते हैं। नंबर 2 उसका इनवर्स चेक करते हैं। यानी आपको चेक करना है कि आया ये सेट फील्ड है या नहीं है, तो आप उसमें आइडेंटिटी और इनवर्स चेक करें। ये प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती हैं फिर हम बाकी देखेंगे, अदरवाइज बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल की बात करें उसमें 0 नहीं होता, सो फील्ड नहीं बन सकता। अगर होल नंबर की बात करें उसमें इनवर्स नहीं है, यानी 2 मेरे पास है, 2 का इनवर्स -2 उसमें नहीं होता, जबकि फील्ड के लिए इनवर्स का होना ज़रूरी है। इंटीजर्स की बात करें उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स लिहाज से इनवर्स नहीं है। यानी इंटीजर्स के अंदर 2 अगर एक नंबर है तो 2 का इनवर्स है 1/2, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसी तरह आगे चलते रहें तो बेसिकली हमारे पास 3 ऐसे सेट्स बनते हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट बेसिक सेट्स हैं। उनमें से 3 ऐसे सेट हैं जो कि फील्ड बनते हैं, बाकी फील्ड नहीं बनते। कौन से सेट है हमारे जो कि फील्ड बनते हैं? नंबर 1 हमारे पास है सेट ऑफ द रेशनल नंबर, ये हमारा फील्ड है। नंबर 2 सेट ऑफ द रियल नंबर, ये भी हमारा फील्ड है। नंबर 3 सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारा फील्ड है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेट हैं जो कि हमारे फील्ड बनते हैं, यानी इन 11 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करते हैं। बाकी नेचुरल है, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं,
बाकी सेट्स हैं वो हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं करते। सो Q, R, C ये तीन हमारे फील्ड हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली हम रियल फील्ड और कम्प्लेक्स फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशनल के बारे में हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। तो याद रख लें, ये जो हमारे फील्ड हैं इसको हम बोलते हैं स्केलर फील्ड। आगे जब हम स्पेस बात करेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा स्केलर फील्ड, तो उसमें याद रखें फील्ड से, स्केलर फील्ड से मुराद हमारी यही होगी कि एक ऐसा सेट जिसमें 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें, वो या तो रियल नंबर होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक फाइनल हुआ कि फील्ड किसे कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे इसी फील्ड के ऊपर, यानी रियल के ऊपर या कॉम्प्लेक्स के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।